हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत टोटल 1000 हम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे और उस प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों के बीच एक ट्रेलर जारी किया था और आप लोगों ने उसे सपोर्ट किया, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लोहे की कील पारा में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। जब किसी वस्तु का घनत्व डेंसिटी पानी से ज़्यादा हो जाता है तो वह डूब जाती है और जब कम होता है तो वह तैरती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का जो स्थिति है वो आपको फाइंड करना है। तो जब नदी में कोई जहाज चल रही है, समुद्र में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। और ऐसा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि क्यों हो जाता है। हम कमेंट का आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है मेरा कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का जो तल होगा वो आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि उतना ही हो जाता है। ये एक्चुअल में होता है क्या कि बर्फ़ का जितना आयतन चाहिए उतना तो पहले से ले लिया रहता है, इसीलिए जब पानी बनता है बर्फ़ तो हमारे डेंसिटी पर यानी घनत्व पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही के बराबर रह जाता है। आई होप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के निवासी थे। तो आर्किमिडीज आप जानते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने का सिद्धांत, उत्प्लवन का सिद्धांत, यूरेका का सिद्धांत इन्होंने दिया था और ये ग्रीस के निवासी थे। आई होप ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि यदि कोई नाव डूब जाएगी, यदि वह पानी हटाती है, तो जब नाव कब डूब जाएगी, जब वह अपने आयतन के बराबर पानी को वह विस्थापित करेगी। यानी जब कोई वस्तु जैसे सुई है, उसका सरफेस टेंशन कम होने के कारण वो नदी में पानी में डूब जाती है, क्योंकि उसका आयतन के बराबर वो पानी हटा देता है। इट मीन्स जब वो कोई वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देती है तो वह डूब जाएगी, और बराबर में पानी को नहीं हटाएगी तो वो आसानी से तैरने लगेगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। जैसे कि मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में मैंने जिक्र कर दिया था, उत्प्लवकता और लॉ ऑफ फ्लोटिंग, यूरेका, ये सारे को मैंने डील कर दिया था। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया कि उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज इसका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण बताएं। यानी वर्षा की बूंदें गोला क्यों होती है। तो हम जानते हैं कि वर्षा का जो बूंद है गोलाकार, वो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आई होप आप इसे याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा ये बोल रहा है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर, अब ये क्या दिया है, देखिए ये मेरे पास जो दिया है वैल्यू, ये मेरे पास प्लायन वेग कहलाता है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि प्लायन वेग है, और प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वस्तु अंतरिक्ष में जाकर के चक्कर काटने लगेगी और पृथ्वी पर कदापि नहीं आएगी। यदि पृथ्वी पर से किसी नारंगी को आसमान में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाए तो वापस पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी। तो यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में है, कभी नहीं लौटेगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मेरे पास राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं 24 घंटे का, एक ऑप्शन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आर्थर सी क्लार्क ने तुल्यकारी संचार उपग्रह स्थापित किए थे। तो क्वेश्चन ये देता है कि भूतुल्यकारी अंतरिक्ष में जो आर्थर सी क्लार्क ने लगाया था वो एक चक्कर काटने में समय लेता है, तो 24 घंटे का वो समय लेता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 मेरा ये बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत बताएं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत ये अपकेंद्रण पर काम करता है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है सी। दोस्तों, कॉन्सेप्ट गुरु को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सके और आगे बढ़ा सके। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से किसी वस्तु को आसमान में फेंका जाए तो वो वापस कभी नहीं आएगी। राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा आंसर राइट हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि 11.2 मीटर प्रति सेकंड और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से राइट आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, न कि मीटर प्रति सेकंड। आई होप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाया था आपको। भूस्थिर उपग्रह जो है आर्थर सी क्लार्क ने इसे स्थापित किया था और इसका जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमें उम्मीद है कि आप इसे याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा ये बोल रहा है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं। देखिए, मास जो है एक कांस्टेंट राशि है और ये कभी चेंज नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान कभी नहीं बदलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका। आई होप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्फ का जो गलन है उसका जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न पूछे गए कहीं ना कहीं से हैं, वो सबको मैंने कलेक्ट किया है। आपको ये बेहद पसंद आएगा, हम ये आशा करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा ये बोल रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका रीजन आपको बताने हैं। क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, इसी के कारण से ओस नहीं बन पाते, यानी जल्दी से उसका जो ओस नहीं बन पाता है, सारे चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है मेरे पास कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ठोस कपूर से जब हम कपूर बनाएंगे तो ऊर्ध्वपातन हो जाता है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब कपूर है उसको हम जब जलाते हैं तो सारे कुछ वो गल जाता है, कुछ बच नहीं पाता है और वह ऊर्ध्वपातज हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है। तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 केल्विन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे ऑप्शन को आप बारीकी से देखिएगा, डिग्री सी, डिग्री एफ, केल्विन और यहाँ पर भी केल्विन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लिक कीजिएगा, 273.16 केल्विन होता है। आई होप इसे याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि वह ताप जिस पर, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि चावल को पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा। तो चावल को अधिक समय तब लगेगा पकाने में, और ये जो जगह है वो मेरा माउंट एवरेस्ट पर होता है। वायुमंडलीय दाब के कारण ये सब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है
कि बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ने पर बर्फ़ का जो गलनांक है वो क्या होगा। तो दाब बढ़ेगा जब तो बर्फ़ का गलनांक कम हो जाएगा और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में जिक्र किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो हम जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये तो हो गया सेल्सियस में हो गया। आप लोग इसे केल्विन में बताएं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना केल्विन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ऐसा रीज़न बताना है आपको। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए कम समय पड़ता है क्योंकि दाब अधिक होने कारण जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब दाब अधिक होगा तो टेम्परेचर पानी का जाहिर सी बात है कि अलग ज़्यादा हो जाएगा और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में जिक्र किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरे पास सही आंसर हो जाता है। आई होप इसे आप याद कर लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अशुद्धि के कारण द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोल रहा है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है। तो मिट्टी के घड़े में हम जानते हैं गर्मी के दिनों में पानी रखा जाता है ठंडा होने के कारण, क्योंकि बाहरी टेम्परेचर को भी ऑब्जर्व करता है, वायुमंडल की आर्द्रता पर भी इफेक्ट करता है और वायु पर भी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है, क्योंकि उपयुक्त सभी पर आश्रित ये होता है, वायु बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर और वायु तीनों पर। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है आपसे कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, बर्फ का जब टुकड़ा है उसको आपस में जब दबाइएगा तो दाब अधिक होगा और जब दाब अधिक होगा तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हम ऐसे याद रखेंगे इसको कि कोई भी चीज़ को हम जब दबाएंगे तो उस पर दाब ज़्यादा पड़ेगा, जब दाब ज़्यादा होगा तो जायज़ सी बात है कि गलनांक अपोजिट होगा यानी घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आई होप इसे आप याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है। तो हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है कि कमरे को ठंड किया जा सकता है। तो कमरे का जो ठंडक करना है हमको, तो वो ठंड तब होगा जब वो संपीड़ित गैस को छोड़ सकता है। जैसे एसी लगा सकते हैं तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन दे दे, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि अगर किसी रूम में, पर्टिकुलर रूम में दरवाज़ा खिड़की बंद कर करके अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो कमरे का तापमान हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या हुआ है। और ये क्वेश्चन जो था वो मेरे थंबनेल पर भी है और आप इसे आंसर भी करेंगे। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है तथा इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, हम फिर आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ये बोल रहा है कि अत्यधिक स्थिति ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, जब पानी जमेगी तो वो फैलाव करेगी और जब जो पाइप फटता है वो सिकुड़ने के कारण नहीं फटता है बल्कि जमने के बाद वो फैल जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन बहुत
महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं एग्जाम में, इसलिए हम ऑप्शन को थोड़ा सा ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि ऑप्शन को भी हम थोड़ा बहुत और जिक्र करें तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 ये बोल रहा है कि पराश्रव्य तरंग को सबसे पहले सीटी बजा करके किसने उत्पन्न किया था। तो पराश्रव्य तरंग को सबसे पहले सीटी बजा करके गाल्टन जी ने अवेलेबल कराया था, यानी उत्पन्न कराया था। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डिस्कशन और करें हम, और भाई ऑप्शन को भी हम थोड़ा सा मेंशन करें, तो आप लोग हमें कमेंट अवश्य करें। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो हम जानते हैं कि वायु में जो ध्वनि की जो चाल होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाता है। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कॉन्सेप्ट गुरु को अधिकतर फॉलो करें। अगर आप मैथ और रीजनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।